हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने बेसिकली इंट्रा जीएसटी तक देख लिया था कि इंट्रा जीएसटी कैसे लगता है, कौन लगाता है और कैसे कैसे उसके फंक्शंस होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जीएसटी क्या है, कि इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स है बेसिकली जो कंपल्सरी एक्सटोर्शन होता है मनी का अंडर एनी लॉ। किसी लॉ के अंडर हो रहा है तो लीगल है, अगर किसी लॉ के अंडर नहीं हो रहा तो इलीगल है, उसमें अरेस्ट आपको किया जा सकता है। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था। उससे पहले क्या करते थे, काफ़ी सारे टैक्सेस थे कंपनी में। जीएसटी कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। 395 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 246 के थ्रू बना था ये। यूनियन लिस्ट थी 1 to 97 की, जिसमें एनीथिंग मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, अगर कुछ भी बेसिक लिस्ट में मेंशन किया उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके कुछ एग्जांपल देखे थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, रेजिडुअल एंट्री एक्सेट्रा। अब स्टेट लिस्ट में क्या थी, जो जो चीज़ें मेंशन उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट एक्सेट्रा। उसके बाद कंकरेंट में देखे तो दोनों का अधिकार है, कोई भी बना सकता है। अब नेक्स्ट हमने देखा था कि जीएसटी में क्या नए चेंजेस आए थे, पुराने सिस्टम में क्या था, कंपैरिजन करके देखा था। पुराने सिस्टम में क्या था, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, 17 टैक्स थे अलग अलग तरह के। लेकिन जीएसटी में क्या थे, जीएसटी ने सबको ख़त्म करके एक ही टैक्स लेके आ गया था, खाली जीएसटी, वन कंट्री वन टैक्स। अब टैक्सेबल इवेंट कैसे था इसमें, बेसिकली कैसे इसमें टैक्स लगता है, किस इवेंट में बोलोगे कि मेरे को जीएसटी लगेगा। किसी चीज़ की सेल हो रही हो, कोई सर्विस दी जा रही हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या डीम्ड सेल्स के टाइम पे जीएसटी लगेगा। और इस सबको क्या मानेंगे, सप्लाई, कि आपने सप्लाई ऑफ द गुड्स या सर्विसेज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं एसएससी कौन था इसमें। मैन्युफैक्चरर था, सर्विस प्रोवाइडर था और ट्रेडर था। मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बना रहा है, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेडिंग जो गुड्स बेच रहा है, टैक्सेबल पर्सन इसमें मानते हैं इनको। अब 3 तरह के थे। इंट्रा, इंट्रा मतलब स्टेट से बाहर नहीं गया, स्टेट के अंदर ही रह गया, तो उसको बोलते हैं विद इन द स्टेट सेल, उसे इंट्रा। अब नेक्स्ट था इंटर, इंटर का इंटर भी बोला था हमने, दूसरे स्टेट में एंटर करना, तो इंटर। इंटरनेशनल भी बेसिकली इंटर में ही आ रहा था, क्योंकि दूसरी कंट्री में एंटर करना। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास। वैसे स्टेट 28 हैं, लेकिन इन तीनों को भी इसने स्टेट माना है जीएसटी में। तो स्टेट 28 हैं। स्टेट क्या थे, जिनकी खुद की असेंबली हो, खुद के इंडिपेंडेंट पावर हो लॉज बनाने की। और यूनियन टेरिटरीज़ में क्या थी, 8 यूनियन टेरिटरीज़ मानी थी इन्होंने, दिल्ली, पौंडुचेरी और जेएनके को स्टेट माना है जीएसटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके पास स्टेट गवर्नमेंट है, खुद की असेंबली है। जीएसटी मैंने स्टेट्स माने हैं, खुद की पावर है लॉ बनाने की। इनको क्या है, इनको बेसिकली यूनियन टेरिटरी माना है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, सॉरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और लद्दाख। कोई असेंबली नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, खुद की डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे क्या था, सप्लाई जो टैक्सेबल इवेंट के टाइम पे की जा रही है। इंट्रा सप्लाई कैसे है, सीजीएसटी और, बेसिकली इंट्रा सप्लाई क्या थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा था इंट्रा पे, जो विद इन द स्टेट की जा रही है। सीजीएसटी, सॉरी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में क्या डिफरेंस था। जो बेसिकली अगर दिल्ली में ट्रांजेक्शन की सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, दिल्ली स्टेट माना गया जीएसटी में। अंडमान निकोबार में की सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी राजस्थान में की सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। यूटीजीएसटी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक अलग टैक्स रिजर्व बनाती है जितनी भी यूनियन टेरिटरी जोन के लिए। अंडमान निकोबार टैक्स रिजर्व, चंडीगढ़ टैक्स रिजर्व, तो वो सारा पैसा उन्हीं के उस पर खर्च किया जाता है और टैक्सेशन सिस्टम में नहीं डाला जाता। इंटर ट्रांजेक्शंस, सो बेसिकली एक्ट क्या क्या थे, सीजीएसटी अंडर था, सीजीएसटी एक्ट 17 के अंडर था, और एसजीएसटी अंडर एक्ट 17 के अंदर था। 31 लॉज बने गए थे, ऐसे पास किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने इन लॉज को सारा इकट्ठा कर दिया गया था, उसके बाद सेंट्रल लॉ बना था। अब नेक्स्ट है हमारा इंटर, ये बेसिकली आज का मेन टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। इंटर बेसिकली कैसे काम कर रहा है। इंटर आईजीएसटी है आपका। इंटर मतलब दूसरे स्टेट में एंटर करना, इंटर उस पर आईजीएसटी लग रहा है, पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पे करोगे। आईजीएसटी का रेट क्या हो सकता है, बेसिकली जो आपका इंटर पे लग रहा है आईजीएसटी, उसका रेट क्या हो सकता है। उसका रेट सीजीएसटी का रेट होगा प्लस एसजीएसटी का रेट होगा, दोनों मिला के ये लिया जाएगा। यहाँ भी सेम ही था, एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ भी दोनों सेम ही है, इन दोनों को मिला के एक टैक्स बना दिया गया, इंटर स्टेट।
इंटर स्टेट बेसिकली इन्हीं पे काम कर रहा है कि आप दो जो आपकी स्टेट्स हैं उनका टैक्स आप ले रहे हो। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन से हम कैसे करते हैं, दो स्टेट्स के बीच ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इसलिए हम इंटर बोल रहे हैं। इसका मतलब था एंटर, एंटर को ही हमने क्या बना दिया इंटर। दो अगर यूनिट टेरिटरीज के बीच हो रहे हैं तब भी हम इसको इंटर बोलेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो चंडीगढ़ और लद्दाख के बीच में तो वो भी एक तरह से इंटर ही है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी अलग अलग हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इंटर, बॉर्डर एंटर करना। दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में, तब भी इसको इंटर ही बोलेंगे, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करके कंट्री पार करके गुड्स जा रही हैं। तो ये क्या हो गया, एंटर, एंटर कर रहा है दूसरे बोर्ड को, इसलिए इंटर। अब कैसे मतलब ट्रीट होता है ये, क्या चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू टैक्स लगता है पूरा का पूरा, और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये गुड्स है यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू था 100 रुपये, यहाँ से सप्लाई हुई, ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से सप्लाई हुई 100 रुपये के हिसाब से, यहाँ के बिक गई, लद्दाख में, यहाँ सेना वाले थे उनको बेच दी गई, या दूसरे ट्रेडर्स को यहाँ पे बेच दी हमने। अब क्या है, ये भी एक यूटी है, ये भी एक यूटी है, दोनों अलग अलग हैं। एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में एंटर कर रहा है, ये था बीच का बॉर्डर, ठीक है, ये था स्टेट बॉर्डर, क्रॉस करके यहाँ गई है, तो मतलब इंटर तो लग गया। अब क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों से पूरा टैक्स ले लेगी। यहाँ पे क्या होगा, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेंगे। 16% यहाँ टैक्स कलेक्ट कर लिया गया, सॉरी 16% यहाँ टैक्स कलेक्ट कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें से 8% माइनस कर दिया गया, 8% गिवन टू स्टेट, ठीक है, 8% आपने स्टेट को दे दिया। तो कैसे काम किया इसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 16% रखा, 8% आगे स्टेट को दे दिया गया, तो बचा कितना 8%। तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना तो ले लेगी, बाकी जिसका बनता है भाई उसको वापस कर देगी। तो ऐसे सिस्टम काम करता है। ये यहाँ लिखा हुआ, टैक्स ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स रखकर बाकी स्टॉक को ट्रांसफ़र कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रखा, बाकी का स्टेट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। लाइक दिल्ली से गुड़ बिकी हैं और डेस्टिनेशन क्या था गुड्स का, लद्दाख, और लद्दाख ने बेसिकली इस पर स्टेट टैक्स आपको पे किया था। लाइक लद्दाख ने सप्लाई ऑफ द गुड पे आपको पे किया था, तो लद्दाख को मिलेगा ये टैक्सेशन सिस्टम पूरा। माल बेसिकली आपका दिल्ली से लद्दाख गया तो लद्दाख को अपना 8% वापस दे देगी, और 8% क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। तो ऐसे ही काम करता है। जहाँ पर माल पहुँचेगा उस स्टेट को मिलेगा आपका SGST सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे माल यूपी से दिल्ली गया तो फाइनल स्टेट दिल्ली है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को देगी टैक्सेशन, ठीक है, समझ आया इतना। तो ये था आपका इंटर स्टेट। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग
आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो आप हमें डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये थी एक एग्जांपल। उसके बाद अगर हम आगे देखें, जीएसटी काउंसिल क्या है। अब नेक्स्ट आया हमारा जीएसटी काउंसिल क्या है। भाई कौन बोल रहे हैं जीएसटी की काउंसिल बनी हुई है? हर एक चीज़ की काउंसिल होती है। टैक्स काउंसिल सुना होगा आपने, फाइनेंस काउंसिल सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल्स बनती हैं, या वेलफेयर काउंसिल्स बनती हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल होती हैं। तो जीएसटी काउंसिल क्या है काउंसिलेशन? तो भाई काउंसिल किस चीज़ को बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन और स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन, वो क्या है? काउंसिल आती है। और जो जीएसटी का कंपनसेशन एक्ट है 2017 के अंडर काम करता है। ये बेसिकली जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अंडर काम करता है। सेक्शन 1 to 14, ये सेक्शन 1 to 14 है। सेक्शन 1 to 14 जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अंडर काम कर रहे हैं। सेक्शन 1 to 14 आप किसको बोल सकते हैं? क्यों आया ये लॉ? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई काउंसिल बन गई, लॉ बन गया, कंपनसेशन एक्ट बन गए, क्या ज़रूरत है इस कंपनसेशन एक्ट को लेके आने की यार? जीएसटी कंपनसेशन एक्ट ये है क्या? मतलब अभी तो आप बोल रहे थे जीएसटी, अब ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट भी आ गया। तो मतलब क्या चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों लेके आए इस लॉ को। तो भाई अब समझते हैं कैसे। तो आप एक एग्जांपल लेते हैं। कोई गुड्स थी, राजस्थान से निकली थी, लाइक ओरिजिन उसका राजस्थान था। बेसिकली हमने कोई गुड्स हैं, राजस्थानी पत्थर है या राजस्थान से एंटीक्स थे, वो राजस्थान से निकल के बिहार में गए। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान से निकले और ये होते होते कहाँ चले गए? बिहार। बिहार में आ गए। अब जो गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं राजस्थान से बिहार में, ओरिजिन तो राजस्थान था, लेकिन गुड्स का डेस्टिनेशन जो है बिहार है, तो गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पहले बेसिकली ओरिजिन पर टैक्स लगता था। जो पहले के लोग थे उसमें ओरिजिन पर टैक्स लगता था कि मतलब राजस्थान में भेजें तो भाई राजस्थान वालों को टैक्स मारो सालों को और उनको पैसा लो उनसे। ठीक है, उन राजस्थान वालों को टैक्स करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ओरिजिन बदला, और जो जीएसटी के बाद क्या चीज़ आई कि आप डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करो। फिर राजस्थान में ठीक है गुड्स बेचे, 2 लाख रुपए एक गुड्स थी, राजस्थान ने बेच दी बिहार वाले एक सप्लाई ट्रेडर को। तो राजस्थान से गुड आई बिहार, राजस्थान से आई बिहार, तो आप बिल पे लिखो, मतलब आपका जो बिल होगा वो होगा ए ट्रेडर्स, लाइक कोई ए है, ए ट्रेडर्स बिहार, इस पर टैक्स लगाओ भाई। इस बंदे पे टैक्स लगाओ और किसी पे नहीं, बिहार वाले बंदे पे। तो ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होने लग गया। तो कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जिन स्टेट्स ऑफ द ओरिजिन को लॉस हो रहा था, भाई ये बोल रहे हैं कि टैक्सेशन तो हमने दिया था, मतलब हमने अगर किसी से ख़रीदा है, लाइक इस राजस्थान वाले ने ख़रीदा था हरियाणा से, हरियाणा से भाई ने ख़रीदा था, ठीक है, हरियाणा से इसने ख़रीदा था और इसको राजस्थान में यहाँ पे ओरिजिन था गुड्स का और बिहार में बेच दिया। अब राजस्थान वाला बोल रहा है भाई मतलब हरियाणा से हमने ख़रीदा था, उस टाइम हमने टैक्स दिया था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि हरियाणा से माल राजस्थान में आता तब भी टैक्स देना पड़ा था, लेकिन हमने जो दिया था हमारा रिकवर कब होगा? कब दोगे आप? मतलब ये तो गलती है यार, मतलब हमें तो टैक्स मिला ही नहीं, जो आप मतलब देना चाहते थे इनपुट हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जिन स्टेट्स ऑफ द ओरिजिन को लॉस हो रहा है, जीएसटी से तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कंपनसेशन दे दिया, लाइक ये वैसे ही काम कर रहा था। अब राजस्थान ने बोला कि यार हमें टैक्स मिला ही नहीं और हम हरियाणा पे करके आए थे, तो इसीलिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया बेसिकली लाइट में, और इन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार राजस्थान वालों आपको टैक्स नहीं मिला, एक काम करेंगे हम जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको टैक्स देगी, आप मतलब निराश मत हो, हम आपको टैक्स देंगे। तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उस स्टेट्स को टैक्स दिया जाता है, स्टेट ऑफ ओरिजिन को, बेसिकली जिन्हें टैक्स नहीं मिल रहा, क्योंकि टैक्स तो डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, तो स्टेट ऑफ द ओरिजिन को टैक्स मिल रहा है उससे।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया था, उसमें तीन चार चीज़ें की गई। सबसे पहले नई पावर्स को जनरेट किया गया कि लोगों को क्या क्या नई पावर दिए जाएंगे, पावर्स को एलिमिनेट करना कि क्या क्या पावर्स को एलिमिनेट की जाएगी, और क्लैरिफिकेशन लेके आना, और कैसे कैसे क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे लॉज में। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे काम करता है, मतलब कोई टैक्स अगर पे किया गया है, लाइक मैंने एक टैक्स पे किया था 10,000 रुपये का, मेरे को उसको यूटिलाइज कराना है, तो वो कैसे काम करेगा, तो ये चीज़ देखते हैं। परचेज सेल, सी ने परचेज किया था, ठीक है, बेसिकली इसने परचेज़ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकती है अपना, इसको आईजीएसटी में। कहाँ अपने क्रेडिट्स को एडजस्ट कर सकती है, इसके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ था, तो ये कहाँ पे एडजस्ट कर सकती है, तो इसका बेसिकली क्रेडिट यहाँ एडजस्ट हो सकता है आईजीएसटी में। बेसिकली आईजीएसटी में ना सेंट्रल और सेल्स का पे करना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है। दूसरा कहाँ से कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की गुड्स खरीद सीजीएसटी में ही कर सकती है, सीजीएसटी पे करने के लिए यहीं पे कर देगी क्रेडिट अपना। या फिर बेसिकली अब बात आई आईजीएसटी की, आईजीएसटी कैसे काम करता है। आईजीएसटी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है, एक स्टेट और यूटी में हो सकता है, दोनों में, ठीक है। आईजीएसटी और आईजीएसटी से सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि इसके अंदर दोनों टैक्स इंक्लूड है, सीजीएसटी और आईजीएसटी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब बात आई स्टेट की, तो भाई स्टेट को कहाँ कहाँ है स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स, एक तो यहाँ है सी, और एक यहाँ है, तो एक तो यहाँ यूटिलाइज हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। ये सेंटर वाला देखिए, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। जो आईजीएसटी वो तीनों जगह हो सकता है क्योंकि तीनों जगह प्रेजेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल टैक्स लग रहा है, आईजीएसटी में भी दोनों लग रहे हैं, और स्टेट में भी ये लग रहा है। और जो स्टेट टैक्स है वो बेसिकली एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, दोनों जगह लग सकता है। तो ये चीज़ थी। और एक टर्म आती है इसमें, जो क्रेडिटर एक दूसरे से क्रेडिट एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं टैक्स का, एक टर्म होती है इसमें कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग कैसे काम करता है भाई, जब टैक्स पर टैक्स लग जाए ना तो उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। लाइक एक टैक्सेशन लग रहा था, उसी पे हमने फिर से टैक्स लगा दिया, तो ये क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट है हमारा। जो रजिस्ट्रेशन हमारा हमेशा ओरिजिन बेस्ड होता है, बट जो टैक्स जो लगाया जाता है ना डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है। रजिस्ट्रेशन आपने दिल्ली में करा दिया, लेकिन आपका टैक्स जो गुड्स हैं दिल्ली से लद्दाख जाने की, तो आपका जो हमेशा टैक्स लगाया जाएगा वो लद्दाख बेस पर लगेगा। लाइक ऐसे था कि एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स गई हरियाणा टू लद्दाख, तो टैक्स लगेगा ना यहाँ पे, ये आईजीएसटी लगेगा। द रीज़न इज दैट ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आपका आईजीएसटी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए है, एक बंदा एमपी का बंदा है, भाई एमपी का बंदा था महाराष्ट्र का, मतलब मध्य प्रदेश का, सॉरी। और उसने बेसिकली बी को गुड्स बेची, बी मिस्टर बी बायर था एमपी का। इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन से सीजीएसटी और जीएसटी लग के काम खत्म हो गया। अब मिस्टर बी गया था, मिस्टर बी ट्रेडर था, एक ट्रेडर आया मिस्टर सी हरियाणा का एमपी से, उसको गुड्स ज़्यादा पसंद आ गया, उसने बोला मेरे को हरियाणा भेज दो चीज़ है, तो बायर ने क्या किया, हरियाणा वालों को भेज दी। ठीक है, अब क्या आ गया, इंटर स्टेट आ गया क्योंकि महाराष्ट्र हरियाणा वाला स्टेट था, तो इंट्रा स्टेट बायर हरियाणा का था। अब गुड्स का नेचर कुछ ऐसा था, कंज्यूम नहीं की उसने, उसने फिर यहाँ पे क्या की, फिर से मिस्टर बी को भेज दी अंडमान एंड निकोबार में। आईजीएसटी लग गया यहाँ पे क्योंकि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, तो पहले वाले आईजीएसटी का इसने क्रेडिट ले लिया यहाँ पे क्योंकि इंटर स्टेट यहाँ लगा था, और ये यहाँ पे आ गया, आईजीएसटी का इसने क्रेडिट ले लिया और इसको पे करना कर सकते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार वाले ने दमन एंड दीव वाले को भेज दिया, बेसिकली इस पर भी आईजीएसटी लगेगा क्योंकि स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर एफ है एमपी का, उसको फिर से भेज दी गई। मिस्टर एफ है, उसने बेसिकली फिर से उसको गुड्स भेज दिया, बंदा एमपी का था। गुड्स का नेचर मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं, एक सेकंड, कुछ ऐसी चीज़ें मानते हैं जो हम बेच सकते हैं आसानी से।
हैंडीक्राफ्ट मान सकते हैं। सो मिस्टर ए था, इसने यहाँ पे इससे वुड्स खरीदी थी, लकड़ियाँ खरीदी, इसने बी को बेच दी। बी ने क्या किया, मतलब लकड़ियाँ क्या थी, जंगल से काटी हुई थी, लकड़ियों को सही किया, मोल्ड कराया, उसके बाद मिस्टर सी को बेच दी हरियाणा के। अब ये लकड़ियाँ आगे चल के मिस्टर डी ने यहाँ पे बेच दी, मतलब मिस्टर सी ने उसको थोड़ा प्रोसेस किया, उसको थोड़ा शेप दिया, उसके बाद मिस्टर डी को बेच दिया गया पॉलिश करने के लिए, या मिस्टर डी ने उसको ख़रीद लिया और उसने आगे उसको थोड़ी उस पर आर्ट एंड क्राफ्ट करके मिस्टर ई को बेच दिया। मिस्टर ई को एक यहाँ एफ़ आ गया, एफ़ ने बोला काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे को चाहिए, तो इसने यहाँ पे बेच दी। तो ये बेसिकली यहाँ सेल हुई एमपी में दोबारा, और इस पे क्या आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पे दमन एंड दीव से आईजीएसटी यहाँ पे आया है। तो द प्रॉब्लम इज़ डेट कि मतलब यहाँ पे क्रेडिट कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो भाई पहले तो मिस्टर ए मिस्टर डी इंट्रा जीएसटी लग गया यहाँ पे, इसने यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि सिंपल स्टेट है। अब ये सी टू यहाँ, अब इंट्रा में सी जी एस टी था और यहाँ आई जी एस टी था, तो इसने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया होगा। उसके बाद मिस्टर सी ने डी को भेजा, तो अब डी ने क्या किया, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कर दी, तो यहाँ पे इसने पहले वाले आई जी एस टी क्रेडिट ले लिया क्योंकि इसको ही पे करना था आगे जी एस टी। उसके बाद मिस्टर ई ने को बेची, इसने आई जी एस टी यहाँ लग गया, बेसिकली इसने जो यहाँ पे किया था उसका यहाँ ले लिया होगा क्रेडिट, और फिर अब आगे चल के एफ़ पे आया, एफ़ ने यहाँ पे सेल कर दी, तो एफ़ ने यहाँ पे आईजीएसटी लगा, तो एफ यहाँ पे आईजीएसटी क्रेडिट ले लिया। तो ऐसे बेसिकली पूरा काम करता है कि गुड्स कहाँ तक जाती रहेंगी, आप क्रेडिट लेते रहोगे, उसको आगे चलता रहेगा। इसी तरह आपकी टेबल काम कर रही थी पूरी की पूरी। तो अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ जो काफ़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आती है हमारी गुड्स। गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ द मोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटीज। भाई क्या क्या चीज़ें हैं जीएसटी में जिनको गुड्स माना गया है, मतलब आप किस किस चीज़ को गुड्स मान सकते हो, तो वो चीज़ बेसिकली इसमें बताई गई। क्या पैसे भी गुड्स हैं, क्या सिक्के भी गुड्स हैं, क्या खाने का सामान भी गुड्स हैं, तो ये चीज़ें हम बताएंगे। क्या बोला है इसने, एवरी काइंड ऑफ द मोबाइल प्रॉपर्टी, कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटीज़, बेसिकली अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटीज़, पैसों को छोड़ के और सिक्योरिटीज़ को छोड़ के कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी है गुड्स है, जिसको बिना तोड़े कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लाइक टीवी, एसी, एवरीथिंग एवरीथिंग जिसको हम मोबाइल कर सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब किसी ने पूछा कि क्या मॉल्स में बेसिकली जो एक्सेलेटर्स लगते हैं या मॉल्स में जो लिफ्ट होती है, या चलो मॉल्स को छोड़ो आप, उसके अलावा आप क्या मान सकते हो, कोई मशीनरीज हैं, मतलब कोई मशीनरी है, चलो आप लिफ्ट ही मान लो, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है और उस लिफ्ट को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह लेके जाना है, तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? मूव तो ऑब्वियसली करा सकते हैं उसको। या कोई घर है, आज मतलब एक काफ़ी अब एक अच्छा कंसेप्ट चला हुआ है, घर है बेसिकली, उसको आपने जैक वाला सिस्टम सुना है कि घर को जैक से उठा के मूव करा सकते हैं। लाइक मेरा घर यहाँ पे था और मैं इसको जैक से उठा के थोड़ा आगे मूव करा सकता हूँ या ऊंचा उठा सकता हूँ, तो वो चीज़ है। तो किसी ने बोला कि वो घर है उसको मैं जैक से उठा के और मूव करा दिया, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? आप खुद सोचो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें क्या लिखा था, जिसको बिना तोड़े कहीं भी लेकर जा सकते हैं। घर को आपने तोड़ा नीचे से, उसके बाद उसको उठाया फिर लेके गए, तो मूवेबल नहीं है। लिफ्ट है, लिफ्ट एक साथ लगी हुई थी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप गए और आपने स्क्रू ड्राइवर से लिफ्ट को खोला और साथ ले गए, ऐसा नहीं होता, कभी तोड़ना पड़ेगा उसको पूरी तरह, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी तरह हम जिसको बोल सकते हैं, जिसको बिना तोड़े कुछ के इधर से उधर लेके जा सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। प्रिंसिपल क्या है, ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट में कैरीज अ बिजनेस, एक बंदा जिसके बिहाफ पे दूसरा जो उसका एजेंट है बिजनेस कर रहा है। लाइक आप सीए बन गए और आपने अपना एक ऑफिस खोला दिल्ली में, और आपने एक अपना ऑफिस खोला चेन्नई में और एक बॉम्बे में। आप दिल्ली में बैठ के काम करते हो, तो आपने चेन्नई और बॉम्बे में दो बंदों को हायर किया, बेसिकली सेमी क्वालिफाइड सीएस, और उनको वहाँ का सारा काम सौंप दिया, तो वो आपके एजेंट है वहाँ पे। दे आर नॉट द प्रिंसिपल्स, वो बेसिकली आपके एजेंट है, आपके बिहाफ पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी उन्हें लीगल कॉम्प्लाइंसेस लगते हैं या जो भी उन्हें चीज़ें करानी होती है आपसे साइन करा लेते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ पे एजेंट्स हैं, दे आर नॉट द प्रिंसिपल्स। तो यही बात है, पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरी द बिजनेस,
एक बंदा जिसके भी यहाँ पे दूसरा बंदा काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल है। फैमिली क्या मान सकते हैं? फैमिली सबसे पहले आगे हमारा स्पाउस। फैमिली का क्या मतलब है? स्पाउस, बीवी या पति, मतलब मैन है उसकी बीवी, और जो वुमेन है, लड़कियां हैं, उसके लिए उनका पति। और चिल्ड्रन, खुद के बच्चे। अगर फैमिली है, खुद के बच्चे हैं मेरे। पेरेंट्स, माँ बाप, अगर बूढ़े माँ बाप हैं, डिपेंडेंट है तब। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी जी, अगर आप पे डिपेंडेंट है तब। ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई बहन, बच्चों की तरह हैं, अगर आप पे डिपेंडेंट है वो भी। तो लेकिन ये तो बेसिकली हर कंडीशन में आएंगे आपके साथ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, जीवन साथी। बेसिकली ये तो हर कंडीशन में आएगा, लेकिन जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, जब भी आप पे डिपेंडेंट होंगे ना, तभी इनको इंक्लूड करोगे आप। अगर आप पे डिपेंडेंट नहीं है तभी इंक्लूड नहीं किए। सगे भाई बहन लेने हैं, बस इसमें चाचा मामा के बेटे नहीं लेने। सगे भाई बहन, मतलब इनको बोल सकते हो सगे भाई बहन है वही, बस इंक्लूड होंगे। चाचा मामा, किसी ने बोला मेरे मामा का बेटा है, वो मतलब मेरी फैमिली है, वो फैमिली नहीं, वो आपका रिलेटिव है। खाली सगे भाई बहन, और वो डिपेंडेंट है तो। अब इसमें देख, पेरेंट्स हैं, मेरे डैड हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या वो डिपेंडेंट है? नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी आर्मी में है, डिपेंडेंट है? नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है, जॉब कर रहे हैं। लेकिन दादाजी पेंशन लेते हैं, तब वो डिपेंडेंट है। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई है बड़ा, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएसए में, नहीं, फिर इंक्लूड नहीं होगा। बहन है, आईएएस ऑफिसर है, इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई कर रही है, बस सीए कर रही है, हाँ डिपेंडेंट उस टाइम। अगर सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं तब भी डिपेंडेंट है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सोर्स। लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ बेसिकली आपने लोकल अथॉरिटीज़ में क्या आता है? सरकारें सुनी होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह लोकल सरकारें होती हैं, जिसको का आईएएस ऑफिसर्स मैनेज करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स मैनेज करती हैं। पंचायत, सबसे पहले गाँव में पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी, शहरों में जो वार्ड बनते हैं, मेयर्स बनते हैं या पार्षद होते हैं, तो वो म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपल कमेटीज़, बेसिकली बड़ी सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, छोटी सिटीज़ में म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका, या आपका जल विभाग, दिल्ली जल विभाग, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। कॉन्टेनेंट बोर्ड, बेसिकली ये भी स्टेट बोर्ड की तरह काम करता है। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल ऑफिस आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है, तो वो आपकी बेसिकली ऐसे काम करती है। डेवलपमेंट बोर्ड, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सिडको वगैरह हैं, तो वो बेसिकली नवी मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट बोर्ड। लोकल इश्यूज़ का बेसिकली रिजोल्व करने का काम लोकल अथॉरिटी पर होता है। लोकल इश्यूज़ कैसे होंगे? शहर में ट्रैफिक जाम हो गया काफ़ी बड़ा, 10 किलोमीटर तक लग गया, लोकल इशू, उसको करने के लिए मोदी जी तो नहीं आएंगे वहाँ पे। लोकल पुलिस को देखना पड़ेगा, लोकल आईएएस ऑफिसर्स को देखना पड़ेगा, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, वो लोग मैनेज करेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत को, मोदी जी कराने तो नहीं आएंगे। लोकल बेसिकली आपकी जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं आपकी, शहर के कमिश्नर्स होते हैं, डीसी होते हैं, या फिर आपके शहर का जिला अध्यक्ष होता है, वही ये सारे काम करता है। क्या हुआ? लोकल इश्यूज में और क्या ले सकते हो? बेसिकली कोई दंगे हो गए, किसी अभी बेसिकली अभी रिसेंटली दंगे हुए थे, महाराष्ट्र में भी हुए थे, दिल्ली में भी हुए थे, तो उसको देखने के लिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती, कभी भी मंत्री नहीं आएंगे वहाँ पर, वो दौरा करने के लिए आते हैं। संभालना आपकी लोकल अथॉरिटीज़ को पड़ता है, पुलिस को, या बेसिकली आपकी जो डीसी है वहाँ पे, या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन लोगों को संभालना पड़ता है। बिजनेस कैसे काम करता है? बिजनेस क्या होता है? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, एडवेंचर, वीज़ा, सट्टा, वोकेशन। ट्रेड, बिजनेस करना, बेसिकली चीज़ें खरीद रहे हो, बेच रहे हो। कॉमर्स, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। प्रोफेशन, सीए का काम कर रहे हो, डॉक्टर का काम कर रहे हो, बिजनेस है। वोकेशन, भाई ऐसा काम जिसके लिए डिग्री की जरूरत है ही नहीं। कोई बंदा जादूगर बन गया, कौन से स्टेट से डिग्री ले रखी है, जादूगर बन गया, डिग्री की जरूरत थी ही नहीं वो काम करने के लिए, वोकेशनल। कोई बंदा था, उसके डैड रेस्टोरेंट में काम करते थे, या बेसिकली खुद का रेस्टोरेंट था उनका, तो बंदा भी हलवाई बन गया,
कोई डिग्री की जरूरत है ही नहीं, हाथ की स्किल है सारी। एडवेंचरस बेसिकली ऐसे कोई काम करना जो एडवेंचरस हो। वेज़र, सट्टा लगाना, कोई काम में बेसिकली वो सट्टा लगाता है चीज़ों पे, मतलब उसका काम ही सट्टा लगाना है, तो लॉटरी खेलता है, उसको वेज़र, वो भी एक तरह से धंधा है। और द सिमिलर एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़, वेदर और नॉट इट इज़ फॉर द प्रिकमरी बेनिफिट, बेसिकली इस तरह की एक्टिविटी किसी बेनिफिट के लिए नहीं, बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए, पैसे कमाने के लिए की जा रही है, तो उसको बोल सकते हो आप बिजनेस है। देखते हैं कितना लेक्चर हो गया। गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, हमने बिज़नेस की डेफिनेशन तक देखा है, फिर लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे और आपको बोरियत लगेगी उसमें, तो थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज पढ़ते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और लोगों को हेल्प मिलेगी इसकी वजह से, आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।